नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं हृदय मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। देखिए, आज है 12 दिसंबर और आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करें, लेकिन उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग वीडियो को जरूर देखा करिए, अपने समय को वेस्ट ज्यादा ना करिए। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप चीजों को देखिए, समझिए और उस पर आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए। आइए बिना देरी के आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ हमें आज पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हमने कल आपको एक प्रश्न दिया था जिसका उत्तर आप लोग को बताना था। दरअसल निर्वाचन आयोग का संबंध किससे है? सभी लोगों ने इसका सही उत्तर दिया था। ध्यान रखिएगा, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपके एग्जाम के लिए क्या बहुत जरूरी है। और वैसे भी हाल फिलहाल के वर्षों में अगर आपने देखा होगा तो निर्वाचन आयोग विवादों की स्थिति में रहा है। कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के द्वारा अंतर्द्वंद जो उत्पन्न हो रहा है उसमें निर्वाचन आयोग पिस रहा है अपने आप पे, है ना। या जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं उनके ऊपर भी आजकल आरोप प्रत्यारोप लगता रहता है। इसलिए ये सारे जो चीजें होती हैं आप एग्जाम के लिए क्या आवश्यक हो जाती हैं। ठीक है, इनको पढ़ लीजिएगा। आज आपका मैं टास्क आपको देता हूं कि लगे हाथ आप क्या करिएगा, जो आपका निर्वाचन आयोग है अपने आप पे, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ना है। ये आज आपका क्या टास्क नंबर 1 है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दूं कि आपको 2 कॉपी रखनी है अपने पास में। एक कॉपी जिसमें आपको जो है मुख्य परीक्षा का कंटेंट रेडी करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करनी, और एक कॉपी जिसमें मैं आपको टास्क देता रहता हूं कि भाई ये काम आपको करना है घर पे बैठ करके, तो वो आप काम कीजिएगा। ठीक है, अब आइए आज का टॉपिक हम देखते हैं। नंबर 1 पॉइंट क्या है आपके सामने कि भारत की कुल स्थापित जो रिन्यूएबल एनर्जी है क्षमता बढ़कर के 31 अक्टूबर तक 250.64 गीगावाट हो गई है अपने आप में। बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में है। रिन्यूएबल एनर्जी जिसको हम लोग क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है, जिसको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। आपके एग्जाम में रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कौन कौन से होते हैं, यह प्रश्न भी आता है। और आपके एग्जाम के मुख्य परीक्षा के लिए और आपके निबंध के लिए इन डेटा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और प्री में आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में भारत सरकार द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बढ़ावे के अंतर्गत हाल फिलहाल में सरकार ने कुल कितने गीगावाट तक की क्षमता हासिल कर ली है 31 अक्टूबर तक? तो आप कहेंगे सर 250.64 गीगावाट तक की ऊर्जा हासिल कर ली है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के रूप में। तो ये क्या है, अपने आप में बड़ी अच्छी उपलब्धि है। वही बात यहां पे लिखी गई है। सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में अगर आप देखेंगे तो सोचिए 2.82 मात्र गीगावाट थी। कहां 14 में 2.82 थी और कहां 25 अक्टूबर में 250.64 है। यह भारत की बढ़ती हुई नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के लिए अपने आप एक बड़ा अच्छा डेटा है। और चूंकि आप जानते होंगे वर्ष 2070 तक हमने जीरो कार्बन एमिशंस का लक्ष्य रखा है, नेट जीरो का लक्ष्य रखा है, और उस लक्ष्य को प्राप्त करने में यह कदम अपने आप में बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ठीक है, तो आप देखिए कि 2.82 गीगावाट 14 से बढ़कर के अभी 129.92 गीगावाट हो गई है। ठीक है, पवन ऊर्जा जो है कितनी हो गई है, यह सौर ऊर्जा क्षमता की बात हो रही है, माफ कीजिएगा, ये टोटल था, ये सौर ऊर्जा की बात हो रही थी, माफ कीजिएगा। ये सौर ऊर्जा क्षमता 14 में कितनी हो गई, 2.82 गीगावाट से बढ़कर के 129.92 गीगावाट हो गई है। पवन ऊर्जा क्षमता 2014 में 21.0 गीगावाट से बढ़कर के 53.60 गीगावाट हो गई। और बायोमास जो क्षमता हमारी थी वो 2014 में 8.18 गीगावाट से बढ़कर के 11.61 हो गई है। कुल मिलाकर के ये 250.64 गीगावाट तक की हो गई है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि को दर्शाने का ये कार्य कर रहा है अपने आप पे। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा। सौर ऊर्जा के अंतर्गत आप जानते होंगे कि प्रधानमंत्री सूर्य मुक्त बिजली हर घर योजना का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। पवन एनर्जी यानी कि विंड एनर्जी के भी लगातार प्रयास किया जा रहा है। जरा मुझे कमेंट करके बताओ कि पवन ऊर्जा के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, और सौर ऊर्जा क्षमता, सोलर पैनल लगाने वाले प्रमुख राज्यों में जो प्रथम स्थान पर है वह राज्य कौन सा है? मुझे इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में तुरंत दीजिएगा प्लीज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए कि सौर ऊर्जा क्षमता हासिल करने में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है और पवन ऊर्जा के मामले में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर कौन सा राज्य है। ठीक है, ये पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। चलिए, अभी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा की हिस्सेदारी वित्त वर्ष 25 में 22.1% से बढ़कर के वित्त वर्ष 30 तक जो यानी कि 2030 तक 35% से अधिक होने की क्या है, संभावना व्यक्त की गई है। और इस दौरान दरअसल जो ऊर्जा क्षमता में करीब 200 गीगावाट का इजाफा होने का क्या है, अनुमान व्यक्त किया गया है। तो ये पॉइंट भी क्या करना है, आपको ध्यान रखना है विशेष तौर पर। इसके अलावा रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट में बताया गया है कि यह बदलाव कई कारकों पर निर्भर करेगा, जिसमें
मौजूदा प्रोजेक्ट्स का क्रियान्वयन और इसके पीपीए यानी कि पावर परचेज एग्रीमेंट का होना है। तो नए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए के समय पर टेंडर का जारी होना आदि इसमें शामिल है। तो ये भारत की दरअसल बढ़ती हुई ऊर्जा क्षमता को दर्शाने का प्रयास करता है। ठीक है, आइए अब इस पर आ जाएगा प्रश्न आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, मार्च 2014 में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2.82 गीगावाट थी, जो बढ़कर के अब कितनी हो गई है जल्दी बताइएगा। अभी हमने आपको तुरंत बताया था इसका उत्तर क्या हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। बताइए क्या होगा इसके ऑप्शन राइट। बहुत आसान है, इट्स वेरी इजी फॉर योर एग्जामिनेशन, है ना, बहुत टफ नहीं आपके लिए, बहुत टफ हो गया है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 129.92 गीगावाट। यही ना होगा या कुछ और होगा? आई थिंक यही होगा। आइए देखते हैं इसको एक बार कि इसका आंसर बेसिकली क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल बी इज द राइट आंसर। बी में क्या है आपका, यही है 129.92 गीगावाट। आइए, भारतीय पर्व दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में क्या कर लिया गया है, शामिल कर लिया गया है। आप जानते होंगे कि यूनेस्को अपने बड़े स्तर पर, विश्व स्तर पर उन धरोहरों को जो है शामिल करता है अपने लिस्ट में जिन पर संकट है या जो प्रमुख त्यौहार या पर्व या अन्य इमारत आदि होती हैं उनको अपनी सूची में शामिल करता है और उसके लिए व्यापक स्तर पर कार्य करता है। तो अभी अमूर्त धरोहर के रूप में, क्या अमूर्त धरोहर के रूप में दीपावली जो हमारा पर्व है भारत का, उसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है। लेकिन आपके मन में एक प्रश्न यह भी उठ सकता है कि सर यह जो मूर्त और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल होते हैं वो क्या होते हैं अपने आप में? ध्यान रखिएगा, मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसकी कोई संरचना होती है, जो फिजिकल फॉर्म में होते हैं। लाइक कोई इमारत हो गया अपने आप में, कोई बिल्डिंग हो गई, लाइक ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया अपने आप में। ये सब क्या है, मूर्त धरोहर स्थल हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने आप में। वो क्या हो गया, मूर्त धरोहर स्थल में आता है। अमूर्त जिसका कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है, लाइक आपकी कोई लोक परंपराएं हो गई, आपकी कोई संस्कृति हो गई, ठीक है, आपका कोई पर्व या त्यौहार हो गया जैसे दीपावली हो गया अपने आप में, कोई मेला या कोई आयोजन हो गया, जैसे यूनेस्को की विरासत सूची में कुंभ मेला को भी शामिल किया गया था हाल ही में, तो कुंभ मेला हो गया। ये सब क्या है, अमूर्त है अपने आप में। ठीक है, तो ऐसे में जो दीपावली हमारा पर्व है इसको यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में अभी हाल ही में शामिल कर लिया गया है, जो भारत की इस बड़ी उपलब्धि को दर्शाता है। दरअसल यह निर्णय यूनेस्को की अंतरराष्ट्रीय समिति की बैठक में लिया गया है। इससे भारत की सांस्कृतिक पहचान को वैश्विक स्तर पर क्या होती है, विशिष्ट मान्यता मिलती है। जब भी किसी भी पर्व त्योहार या किसी भी इमारत को यूनेस्को शामिल करता है अपनी लिस्ट में, तो उसकी वैश्विक ख्याति बढ़ती है अपने आप में, और उस देश के संस्कृति परंपराओं और लोक कलाओं, लोकगीत या अन्य किसी भी चीज के बारे में जानकारी जो है वैश्विक स्तर पर पहुंचती है, और उसकी संस्कृति या विभिन्न परंपराओं का जो है ज्ञान वैश्विक स्तर पर जो है क्या होता है, पड़ता है अपने आप में। तो ये एक अच्छी बात है कि दीपावली को अभी हाल ही में जो इस सूची में शामिल कर लिया गया है। दूसरा, यूनेस्को का ये जो आप जानते होंगे कि अभी नया सत्र चल रहा है, यानी कि यूनेस्को का 20वां सत्र। अब इस नंबर को आपको क्या करना है, याद रखना है। तो यूनेस्को का 20वां सत्र दरअसल 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक दिल्ली के लाल किला में चल रहा है, और इस बैठक के दौरान यूनेस्को की तरफ से दीपावली को यूनेस्को के त्योहारों की सूची में शामिल किए जाने की घोषणा कर दी गई है। तो यह एक बड़ी बात है। अब आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि भी हाल ही में यूनेस्को ने अपने अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर स्थलों में दरअसल दीपावली को शामिल किया है। दरअसल यह यूनेस्को की किस बैठक में जो है यह निर्णय लिया गया है, तो सत्र 20वां था। कब से कब तक, 8 से लेकर के 13 दिसंबर तक, कहां पर, नई दिल्ली में। ठीक है, ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको क्या करना है, याद रखना है। इसको स्किप आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग इस, और बाकी इसमें कोई पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में दरअसल यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में भारत की दरअसल 15 गतिविधियां हैं, जिनमें आपका खासकर कुंभ मेला, कोलकाता के दुर्गा पूजा, गुजरात का गरबा नृत्य, योग, वैदिक मंत्र पाठ परंपरा और रामलीला महाकाव्य रामायण का पारंपरिक प्रदर्शन भी इसमें क्या है, शामिल है। यानी कि इनको लेकर के मतलब टोटल जो है कुल 15 गतिविधियां इसमें शामिल है। अब आपका टास्क यह बनता है कि जो 15 गतिविधियां जो शामिल अभी हाल ही में है, वो 15 कौन कौन सी हैं, इनकी लिस्ट एक बार आप लोग क्या करिएगा, नोट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि 15 में से किसी एक के बारे में पूछ ले कि इनमें से कौन सा जो है यूनेस्को की अमूर्त धरोहर स्थल में शामिल है या नहीं है शामिल। तो ये बड़ा आवश्यक आपके लिए हो जाता है कि 15 के 15
15 के बारे में आप जो है आपकी लिस्टिंग होनी चाहिए, ठीक है ना। चलिए आइए, अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न को पढ़ता हूं और आप उसका उत्तर दीजिएगा। एक कॉपी रखिए, रखा करिएगा और उसमें देखने का प्रयास कीजिएगा कि आप थ्योरी को पढ़ करके कितने प्रश्नों को हल कर पाने की स्थिति में रहते हैं, ठीक है। तो ये एक आपके लिए एक तरीके से टेस्ट जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न क्या है कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, ठीक है, यानी कि इंटैंगिबल कल्चरल हेरिटेज सूची में कब शामिल किया गया? तो यूनेस्को की 10वीं समिति की बैठक में, अंतर सरकारी समिति के 15वें सत्र में, या अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में, या यूनेस्को महासम्मेलन के दौरान? बताइएगा क्या हो जाएगा इसका उत्तर। अभी हमने आपको इसका उत्तर बताया है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे तुरंत बताएंगे। बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर। इट्स वेरी इजी है ना, नॉट टफ। तो आप इसका उत्तर बताएगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ भाई आपने बता दिया इसका उत्तर। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? अंतर सरकारी समिति के 20वें सत्र में। सी होगा कि बी होगा? क्या होगा? सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है जल शक्ति हैकाथॉन 2025 भारत बिन पोर्टल का शुभारंभ अभी हाल ही में किया गया है। तो जो आपके केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल ने 9 दिसंबर नई दिल्ली में जल शक्ति हैकाथॉन 2025 और भारत विन पोर्टल का शुभारंभ किया है, ठीक है। ये क्या है, डेट इनका है, देखिएगा आप लोग, ठीक है। इस दौरान उन्होंने हैकाथॉन को राष्ट्रीय आंदोलन बताया जो देश की सामूहिक प्रतिभा को एक सुरक्षित, समावेशी और प्रौद्योगिकी संचालित जल भविष्य के निर्माण हेतु क्या करता है, प्रेरित करेगा अपने आप पे। तो ये हैकाथॉन जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसका उद्देश्य क्या है? इस पूरे हैकाथॉन का उद्देश्य इसका यह है कि जल क्षेत्र में नवाचार, इनोवेशन को बढ़ावा देना और भारत बिन पोर्टल जमीनी स्तर की जल चुनौतियों के लिए व्यवहारिक, मापनीय और क्षेत्र तैयार समाधानों को बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो ये आपका जो पोर्टल है आपका ये वाला, ठीक है। तो ये भारत बिन पोर्टल और ये जो हैकाथॉन है इनका उद्देश्य क्या है और ये क्या है इसको आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसी पर आ जाएगा प्रश्न आपके सामने, ठीक। चलिए, जल शक्ति हैकाथॉन 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो रोजगार सृजन करना है, जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना है, नदी सफाई अभियान है इसका मुख्य उद्देश्य, या फिर जल कर में सुधार करना है। जल्दी से मुझे इसका तो बताओ, अभी जस्ट हमने इसको बताया है। ऐसे जो प्रमुख आयोजन आदि आपके भारत देश में हुआ करें या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हुआ करें, उन आयोजनों का उद्देश्य क्या होता है वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे में उनका उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। वह आयोजन कहां पर हुआ, किस तारीख में हुआ, कौन प्रमुख अतिथि थे, किसकी तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया, ऐसे सारे फैक्ट आप जब आप करंट अफेयर्स में याद करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? जल क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर जिसमें बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं नजर नहीं आ रहा आपको, ठीक है, ऐसे ही होगा। चलिए, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार वितरित अभी हाल ही में किया गया है। राष्ट्रपति महोदया जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं उन्होंने ही 9 दिसंबर को नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार और शिल्प गुरु पुरस्कार वितरित किए और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश को 3 श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए यहां पर है, लखनऊ की माधुरी मिश्रा को 2023 के शिल्प गुरु पुरस्कार से क्या किया गया है? सम्मानित किया गया है। यह फैक्ट याद रखिएगा। जबकि वाराणसी के इम्तियाज अहमद को 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार मिला है अपने आप। तो ये दोनों नाम आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा सहारनपुर के मोहम्मद दिलशाद ने 2024 का शिल्प गुरु पुरस्कार जीत दिया अपने आप। पुरस्कार प्राप्त करने के बाद माधुरी मिश्रा के अकॉर्डिंग उन्हें बॉटिक प्रिंटिंग के लिए यह सम्मान मिला है। तो अपने तो ये आप क्या करिएगा, इनके नामों को याद रखिएगा, ठीक। अब आपके सामने आ जाएगा प्रश्न, माधुरी मिश्रा को अभी हाल ही में माधुरी मिश्रा को कौन सा पुरस्कार मिला है? 2023 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, 2024 का राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार, 2023 का शिल्प गुरु पुरस्कार या जीवन गौरव पुरस्कार? बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। अब ये देखिए, अब कंफ्यूज आ जाएंगे तो अलग केस है, लेकिन इतना आसान प्रश्न। लेकिन देखो ऑप्शन कितना नजदीक नजदीक बनाएंगे, नहीं अगर थोड़ा सा भी डिसबैलेंस हुए तो बस इतना आसान प्रश्न है, लेकिन आप गलत करके चले आएंगे एग्जाम में। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में क्या होते हैं, गलत होते हैं और आप गलती करके वहां पे आते हैं। तो बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा। देखो कौन सा मेरा पुरस्कार है, देखो 2023 के शिल्प गुरु पुरस्कार, 2023 का शिल्प गुरु पुरस्कार कहां पर है? 2023 का शिल्प गुरु पुरस्कार, ये देखिए सी नंबर ऑप्शन में है, बस हो गया टिक। तो देखिए टिक, सी इज द राइट आंसर। चलिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस हर साल 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस दोनों ही एक ही तिथि को अर्थात 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा। और आज आपका टास्क एक और लगे हाथ इसी से रिलेटेड है कि भैया ऐसा है, देखो लल्ला लोग, कि मानवाधिकार जो आयोग है, दिवस के बारे में तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जो राष्ट्रीय आपका क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, इसके बारे में भी आप लोग पढ़ लीजिएगा कि आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, इनके अध्यक्षों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, क्या इनके कुछ प्रमुख अधिकार होते हैं, ये सारे फैक्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकारों के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, यह भी फैक्ट यहां से पूछे जाते हैं, तो इसलिए लगे हाथ राष्ट्रीय महिला आयोग, अंतरराष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, ये 4-5 जो फैक्ट आपके बनते हैं, हेडिंग बनती है, इनके बारे में लगे हाथ पढ़ लीजिएगा, जो कि आप एग्जाम के लिए क्या है, जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। चलिए, तो ये जो दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, क्या होता है, क्योंकि लोगों में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना। हर व्यक्ति के अपने क्या राइट्स हैं और उनके राइट्स का, उनके मानवाधिकारों का वायलेशन नहीं होना चाहिए। इसी के लिए ये जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होता है, उस पर क्या करता है, एक्शन लेता है। कई बार अगर आपको लगता है कि आपके मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, तो आप राष्ट्रीय जो है मानवाधिकार आयोग में जाकर के अपनी बात रख सकते हैं। हालांकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग कई बार जो है क्या कहते हैं, विवादों में रहता है। क्यों विवादों में रहता है, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन आप जानते होंगे। ठीक है। चलिए, सभी के लिए समानता, गरिमा और स्वतंत्रता के अधिकारों को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। मानवाधिकार उल्लंघनों पर ध्यान आकर्षित करना और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रयासों को क्या करना, मजबूत करना, यह राष्ट्रीय मानवाधिकार का क्या है, दिवस का मुख्य उद्देश्य है आयोग का। इसकी भूमिका क्या है, एनएचआरसी की, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इसको बोलते हैं। क्या, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, भूमिका क्या है इस आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका क्या है, भारत में मानवाधिकारों की निगरानी, ठीक है, संरक्षण और संवर्धन के लिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत की गई थी। और यह फैक्ट भी आपके एग्जाम में क्या है, बहुत बार पूछा गया है। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि इस फैक्ट को क्या करेंगे, आप याद रख लेंगे। ठीक है ना, भूलिएगा नहीं। और बात अगर हम इसकी कर लेते हैं एनएचआरसी की, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की, तो मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों की जांच करता है, ये सरकार को सिफारिशें देता है, जागरूकता अभियान चलाता है और पीड़ितों को न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है अपने आप पे। इसलिए इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आ सकता है, प्री में प्रश्न आता है आपके एग्जाम में, और जब भी कोई निबंध आदि ऐसा हो मानवाधिकारों पर, तो इसके फैक्ट को आप ले सकते हैं। इसके अलावा 10 दिसंबर को विश्व यानी कि वर्ल्ड ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अपनाया था। इसीलिए 10 दिसंबर को हर साल अंतरराष्ट्रीय जो है आपका मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। ओके, याद रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसी पर बन जाएगा आपके सामने प्रश्न छोटा सा, जिसका उत्तर आपको क्या करना है, देना है। ठीक है ना। चलिए, एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार जो आयोग है, किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया था, तो ह्यूमन डिग्निटी एक्ट 1990 या प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 या सोशल जस्टिस एक्ट 1992 या फिर ह्यूमन सेवेगार्ड एक्ट 1991। इसका एग्जैक्टली आंसर क्या हो जाएगा, मुझे जल्दी से कमेंट करके आप लोग बताइए क्या हो जाएगा इसका उत्तर सही। आसान है, कोई बहुत टफ नहीं है जो आप ना बता पाए, है ना, ना बता पाए ऐसा प्रश्न ये बिल्कुल भी नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। चलिए, इसका उत्तर हो जाएगा आपका बी वाला। क्या, बी वाला, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993। ठीक है, इसका एग्जैक्ट उत्तर यही होगा। तो बस बी वाले को क्या कर दिया, टिक लगा दीजिएगा। देखते हैं बी वाला ही है कुछ और है, तो बिल्कुल सही बात है, बी वाला ही क्या है, इसका एग्जैक्टली आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं आ रही है, आसान है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि आप इसमें इसका उत्तर ना दे पाए, है ना, आसान है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि आप आसान चीजों को भी क्या करते हैं, कई बार गलती करके चले आते हैं। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। भाई साहब ये क्या है, तो अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ए भाई अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस वो वाला नहीं जो आपके दिमाग में चल रहा है, नहीं वो वाला नहीं है, दूसरा वाला है। दरअसल
अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है। दूसरा, इसे 1985 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा एक अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षण के रूप में अनिवार्य किया गया था। ठीक है, यह दिवस दरअसल स्वयंसेवकों को, यानी कि जो अपने आप में दूसरों की सेवा करते हैं, स्वयंसेवक, अपने आप की सेवा करने की क्षमता जिसके भीतर होती है, लालसा होती है, हम स्वयंसेवक कहते हैं। जैसे हमारे यहां पर संघ काम करता है ना, आप जानते होंगे, ठीक उसी प्रकार से है। तो यह दिवस स्वयंसेवकों और संगठनों को उनके प्रयासों का जश्न मनाने और अपने समुदायों के बीच काम को साझा करने का अवसर प्रदान करता है। इसका समन्वय संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक कार्यक्रम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना। चलिए, वर्ष 2025 के लिए इस अभियान का जो थीम है, जो मुख्य विषय है, वो क्या है? वो है हर योगदान मायने रखता है, एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। ध्यान रखिएगा, आप भी अपने आप में स्वयंसेवक बन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संघ का सदस्य बने तो ही आपने अपने आप स्वयंसेवक है। हर एक व्यक्ति के भीतर अगर ह्यूमैनिटी है, अगर मानवता है, तो ध्यान रखिए कि वह अपने आप में क्या है? स्वयंसेवक है। इसलिए प्राणी मात्र के प्रति हमें दया भाव होना चाहिए। ठीक है, चाहे कोई जीव हो, जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, झाड़ी हो, कोई भी हो, हमें सबके प्रति क्या रखना है? दया भाव, करुणा भाव और वात्सल्य की भावना हमें जरूर रखनी चाहिए। यह जरूरी हो जाता है आपके लिए कि यह बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अदरवाइज आप जो है ऐसे सुखी रह नहीं सकते। ध्यान दीजिएगा, और यह बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि भाई आप चीजों को समझने का प्रयास करें अच्छी तरीके से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और हम अपने आप में क्या है? स्वयंसेवक हैं अपने आप। इसलिए देश के प्रति जीने का हक हमारा होना चाहिए। कहते हैं ना कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए। क्या कहा जाता है कि देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, है ना। तो इसलिए अपने समाज के लिए जिए, हम बदलेंगे, युग बदलेगा, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। अपने आप में सुधार कीजिए, सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, यह विषय जो बनाया गया है इस बात पर जोर देता है कि चाहे कार्य छोटा हो या बड़ा हो, प्रत्येक स्वयंसेवक का प्रयास है कि वैश्विक चुनौतियों से निपटने और समुदायों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। कोई भी काम हो, अगर आपको लगता है कि इससे जो है एक बेहतर कार्य हो सकता है, चाहे पौधारोपण का हो, वृक्षारोपण का हो, गरीबों की सहायता करने का हो, किसी की मदद करने का हो, वॉलंटियर के रूप में काम करने का हो, किसी प्राकृतिक या कृत्रिम आपदा में सहायता करने का हो, हर काम आपको करना चाहिए। कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। आप रोड पर जा रहे हैं, किसी टंकी से पानी गिर रहा है, आपका यह पहला कर्तव्य बनता है कि हम क्या करें? उस पानी की टंकी को बंद करें। आप रोड पर जा रहे हैं, कोई गरीब बच्चा गिरा हुआ है, कोई महिला, वृद्ध महिला बेचारी सड़क किनारे लेटी हुई है और कपड़े उसके नहीं है उसके पास, तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कुछ पैसा निकाल करके आप उसको पहनाएं कपड़े, उसको कुछ जाकर के चीजों को दें। ये बड़ा आवश्यक हो जाता है अपने आप में कि ये मानवता हमारे भीतर होनी चाहिए। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं। मैंने कई बार कहा है कि आपके भीतर स्वयं सेवक की भावना होनी चाहिए, और इसीलिए कहा जाता है कि किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द जो अपनाए उसे इंसान कहते हैं, कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है, जो दुख में भी ना घबराए उसे इंसान कहते हैं। इसलिए इंसानियत को मारिएगा नहीं बॉस, इंसानियत को अपने भीतर जिंदा रखिए और एक बेहतर इंसान बनने का प्रयास कीजिए। ठीक है, चलिए आइए अब इसी पर प्रश्न आपके सामने आ जाएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न यह है कि 5 दिसंबर 2025 को मनाए गए अंतरराष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस, ठीक है, यानी कि इंटरनेशनल वॉलंटियर डे, IVD के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 कथन क्या है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित यह दिवस प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इसका समन्वय संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। ठीक है। दूसरा, वर्ष 2025 के लिए इस दिवस का वैश्विक विषय क्या है? हर योगदान मायने रखता है, यानी कि एवरी कॉन्ट्रीब्यूशन मैटर्स। ठीक है। इसका उद्देश्य 2030 तक एजेंडा के तहत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में स्वयं सेवा की भूमिका को क्या करना है? बढ़ावा देना है। बिल्कुल सही बात है। मुझे तो लगता है कि इसमें क्या होगा, कौन सा कथन सही होगा? आप बताइए, थोड़ा सा आइडिया दीजिए, तो फिर मैं इस पर चर्चा करता हूं कि भाई इसका उत्तर एग्जैक्टली क्या हो जाएगा। इसका उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2, 3, तीनों कथन सही मुझे लग रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली सही उत्तर हो जाएगा, जो मुझे लगता है कि भाई हां डी वाला ही इसमें होना चाहिए। तो देखते हैं डी होगा कि नहीं होगा। तो बिल्कुल सही बात है, डी इज द राइट आंसर। चलिए, 2026 विश्व कप ड्रा दिवस, विश्व कप ड्रा दिवस ये क्या है? तो दिसंबर 2025 के पहले सप्ताह में मियामी फ्लोरिडा में आयोजित 2026 फीफा विश्व कप के फाइनल ड्रा समारोह के दौरान एक ऐतिहासिक क्षण देखा गया, जब फीफा अध्यक्ष जियानी
इंफेंटिनो ने अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फीफा शांति पुरस्कार से क्या किया, सम्मानित किया। नियामी को इस भव्य आयोजन के लिए मेजबान शहर के रूप में भी चुना गया था अपने यहां पे, ठीक है। ये पुरस्कार भी ट्रंप साहब को दिया गया है। दरअसल फीफा ने खेल के माध्यम से वैश्विक शांति और सहयोग को बढ़ावा देने वाले नेताओं को मान्यता देने के लिए इस विशेष पुरस्कार की स्थापना की है। राष्ट्रपति ट्रंप इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बन गए हैं। फीफा ने इसे खेल और राजनीति के बीच एक सकारात्मक पुल के रूप में जो है क्या किया है, वर्णित किया है कि भैया अब ये पहली बार चूंकि शुरू किया गया है, पहले व्यक्ति ट्रंप साहब बन गए हैं। इनको दिया गया कि इन्होंने ग्लोबली पीस के लिए, ग्लोबल शांति के लिए व्यापक स्तर पर काम किया है और यह खेल और राजनीति को मजबूत करने का काम करेगा। अब ट्रंप साहब कितने जो है शांति स्थापना करना चाहते तो जग जानता है अपने आप पे, है नहीं लेकिन ठीक है, उनको पुरस्कार मिलेगा। इस बार वो शांति के नोबेल पुरस्कार से भी कहते हैं कि हमको मिलना चाहिए तो ये एक बड़ी गजब बात है अपने आप में ट्रंप साहब के। ट्रंप साहब बड़े कलाकार आदमी से हमारे भारत के कुछ नेताओं का जो है जो चेहरा है वो आप उनसे मैच करा सकते हैं, नहीं नाम मैं नहीं लूंगा कि आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। ये बड़ी खतरनाक बात है ट्रंप बाबू की, नहीं कुछ भी आए बाएं ताएं बोलते रहते हैं, जो मन में आया दिल आया बोल दिया, ठीक है। खैर कोई बात नहीं। बस पुरस्कार प्रशस्ति पत्र में राष्ट्रपति ट्रंप के यूनाइटेड 2026, ठीक है, बोली के लिए उनके शुरुआती और निरंतर समर्थन को रेखांकित किया गया है। बस इतना आप पढ़ लीजिए, ज्यादा दिमाग मत लगाइए, ठीक है। इतना समझ लीजिए कि भाई किसको पुरस्कार दिया गया है, बस, ठीक है। अब आप बताइए, अभी प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर आप मुझे बताइए। चलिए, नींद आ रही होगी आपको, नींद से जगेंगे आप लोग। उत्तर बताइए क्या होगा इसका उत्तर, एग्जैक्टली क्या होगा इसका उत्तर बताइए बॉस, बहुत अहम है ये प्रश्न आपके लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, पढ़िए। अभी हमने बताया आपको, नींद से जागिएगा तो बड़े बताइएगा ना, फिर सो रहे होंगे दिमाग में कहीं और कुछ चल रहा हो तो क्या बताइएगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा डी वाला, इसका भी डी है। इसमें उपरोक्त तीनों ही कथन सही है बॉस। यह पुरस्कार मियामी में आयोजित ड्रा समारोह के दौरान फीफा अध्यक्ष जियानी इंफेंटिनो द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस नव संस्थापित पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता हैं, ठीक बात है। उन्हें सम्मान 2026 विश्व कप के लिए यूनाइटेड 2026 संयुक्त बोली को सफल बनाने के और फुटबॉल कूटनीति को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका के लिए दिया गया है, ठीक है। बिल्कुल सही बात है, तो बस डी इज द राइट आंसर। तीनों क्वेश्चन इसमें क्या सही है आपके, ओके। चलिए, अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, भाई साहब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस के बारे में निश्चित तौर पर आप लोग जानते होंगे, आईबीसीए के नाम से इसको जानते हैं। दिसंबर 25 में आयोजित 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन जो कि अभी आयोजित हुआ था, इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। तो इसी शिखर सम्मेलन के दौरान दरअसल रूस ने भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते यानी कि फ्रेमवर्क एग्रीमेंट को अपनाने का निर्णय लिया है। यानी कि इसके साथ ही रूस इस गठबंधन का 19वां सदस्य बन गया है अपने आप पे, जो कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। यह कदम जैव विविधता संरक्षण में दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करता है। और बाकी आप जानते होंगे जो अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस है, इसकी शुरुआत कब होती है, 2023 में शुरू होती है, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। अब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी, जरा तुरंत मुझे कमेंट करके बताओ। जितने प्रोजेक्ट हैं एनिमल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल, प्रोजेक्ट हंगुल, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर, ये सब आपके एग्जाम के लिए क्या आवश्यक है, इनकी स्थापना वर्ष और इनका टारगेट आप बताइएगा मुझे। तो ये 23 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने पर ही इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्यालय जो आईबीसीए का कहां पर, नई दिल्ली में है। यह गठबंधन दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों जिसमें से बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा की संरक्षण के लिए काम करता है। और इनके नाम भी आपको 7 प्रमुख बिल्लियों को आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यह भी फैक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसको स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए, रूस के पास बड़ी बिल्लियों के संरक्षण विशेष रूप से अमूर टाइगर और अमूर लेपर्ड का व्यापक अनुभव है। रूस का शामिल होना गठबंधन के लिए तकनीकी विशिष्टता और अनुसंधान के लिहाज से महत्वपूर्ण है। इससे पहले सितंबर 25 में रूस के अमूर टाइगर सेंटर ने भी आईबीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर साइन किया था अपने आप पे। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। आइए, अब इस प्रश्न बन गया है, इसका तो बताइएगा। हाल ही में भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में रूस के शामिल होने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, दिसंबर 25 में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा के दौरान रूस आधिकारिक तौर पर आईबीसी में शामिल होने वाला 19वां सदस्य देश बन गया है, ठीक है।
इस गठबंधन का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और इसका उद्देश्य दुनिया की 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है। ठीक बात है। रूस विशेष रूप से अमूर टाइगर और अमूर लेपर्ड के संरक्षण में अपने अनुभव को साझा करेगा, जो वहां की स्थानिक प्रजातियां हैं। तो अब बताओ इसमें से कौन सा कथन सही है? तो अगर आप नोटिस करेंगे तो आप पाएंगे उपरोक्त तीनों कथन सही लग रहे हैं मुझे, तो या कुछ आपको और लग रहा है तो बताइए, एक बार पढ़ लीजिए, फिर मुझे इसका उत्तर बताइए कि क्या आपको इसका उत्तर कुछ और लग रहा है या इसका उत्तर यही होगा। मुझे कमेंट करके इसका आप लोग आंसर बताइए जल्दी से। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका उत्तर भाई? लल्ला जी लोग, पलना जी लोग, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही उपरोक्त कथन क्या है इसमें से सही है, यानी कि ये आप हो जाएगा आपका डी इज द राइट आंसर। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात इसमें क्या है? नहीं है। ठीक है, चलिए अब आपके लिए आज आपके लिए प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1950, 1976 या 12 अक्टूबर 1993 या 2001, इनमें से एक विकल्प आपके लिए सही होगा। कमेंट करके आप मुझे इसका उत्तर प्लीज जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अब आपके लिए मुख्य परीक्षा का अभ्यास प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के महत्व और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भूमिका पर चर्चा कीजिए। बड़ा अच्छा प्रश्न है, उम्मीद करता हूं कि आप इसका उत्तर मुझे जरूर बताएंगे। ठीक है, तो ये आप लोग उत्तर लिखिएगा। आप इसे जो है 200 वर्ड्स में इसको लिख करके आप चाहें तो मेरे कमेंट नंबर पर, अगर आपको कोई समस्या को दिक्कत होता है मुझसे सीधे बात भी कर सकते हैं, और डिकोड एग्जाम पर जो कोर्सेज चल रहे हैं उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो मेरा नंबर क्या है? 860444, ठीक है, 09201, 8604440921। इस पर आप कॉल मैसेज करके हमसे संपर्क कर सकते हैं और जो भी क्वेरीज आपकी हैं शॉर्ट आउट कर सकते हैं। आपकी समस्याएं कुछ भी होंगी, आप इस नंबर पे निसंकोच होकर मुझसे आप बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी डिकोड एग्जाम पर जो भी अन्य बैचेस चल रहे हैं उनकी सभी जानकारी अभी आप इसी नंबर पर मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, बाकी कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत नेपाल संबंधों पर चर्चा कीजिए, और भारत नेपाल संबंध आप जानते होंगे, ये जो नेपाल आपका है वो भारत के लिए ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से और धार्मिक, भौगोलिक, आर्थिक निकटताओं के आधार पर देखेंगे तो ये बहुत सामंजस्यता इसमें है अपने आप पे, और नेपाल के साथ में हमारे सांस्कृतिक, धार्मिक, पारंपरिक सभी प्रकार के संबंध आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से रहे हैं अपने आप पे। ठीक है, तो इसलिए भारत के लिए नेपाल बड़ा महत्वपूर्ण देश है अपने आप पे, और खासकर तब जब हम चीन की बढ़ती हुई आक्रामकता, चीन का बढ़ता हुआ विस्तारवादी नीति देखेंगे तो ऐसे में नेपाल हमारे लिए, चूंकि पड़ोसी देश है नेपाल हमारे लिए, इसलिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यानी कि सामरिक दृष्टिकोण से नेपाल बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है भारत के लिए अपने आप। इसलिए पड़ोसी फच की जो नीति है उसमें नेपाल अहम योगदानकर्ता के रूप में है। ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंधों की बात करेंगे तो दोनों देशों की सभ्यताएं हिंदू बौद्ध परंपराओं से प्रभावित है। सिंपल सी बात है, रामायण, महाभारत, बुद्ध और जनक विद्या से जुड़े स्थल भारत नेपाल दोनों में फैले हुए हैं। भाषाओं के रूप में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी, अवधी, ये सब चीजें जो है दोनों जगहों पर समानताओं के रूप में देखने को मिलती है। भौगोलिक और सामरिक महत्व, नेपाल भारत के उत्तरी सीमा क्षेत्र में एक बफर स्टेट जैसा है जिसकी भौगोलिक संरचना भारत की सुरक्षा के लिए क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए नेपाल हमेशा सेंसिटिव जोन में रहता है भारत के लिए अपने आप पे। चीन की बढ़ती उपस्थिति के कारण नेपाल का सामरिक महत्व और बढ़ गया अपने आप पे। ठीक है, राजनीतिक संबंध, 1950 की शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के संबंधों की आधारशिला है अपने आप में। दोनों देशों के उच्च स्तरीय दौरे समय समय पर होते रहते हैं। तो ये कई सारे पॉइंट जो है अपने आप में दे सकते हैं। ठीक है, कभी कभी सीमा विवाद हो जाता है लिपुलेख को लेकर के, लिम्पियाधुरा को लेकर, काला पानी को लेकर के, लेकिन फिर भी नेपाल भारत का संबंध क्या है? मजबूत है अपने आप में। आर्थिक संबंधों की बात करें तो भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। नेपाल की आयात निर्यात व्यवस्था का बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है। भारत जल विद्युत परियोजनाओं में निवेश कर रहा है। ठीक है, ये सारे लिखी हुई योजनाएं, और पेट्रोलियम आपूर्ति, सड़क निर्माण, रेलवे कनेक्टिविटी और डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भी सहयोग बढ़ रहा है अपने आप में। लोगों की आवाजाही आप जानते हो कि बिना पासपोर्ट वीजा के है, और भारत और नेपाल में खुली सीमा कितनी है? लगभग 1770 किलोमीटर है अपने आप पे। बिना पासपोर्ट, बिना वीजा के आप जा सकते हैं। मेरा जिला तो बहराइच, जहां पे मैं रहता हूं, तो नजदीक ही वहां से। ठीक है, आराम से आप जा सकते हैं। ठीक है, रुपईडीहा बॉर्डर है अपने आप पे, और आप आराम से आप जाकर के आप जो है नेपाल घूम सकते हैं। जल संसाधन सहयोग, कोसी, गंडक और महाकई नदी पर साझा परियोजनाएं चल रही हैं अपने आप पे। बाढ़ प्रबंधन, सिंचाई, बिजली उत्पादन भारत नेपाल सहयोग के मुख्य क्षेत्र हैं। चुनौतियों की बात करते हैं तो नेपाल सीमा विवाद, नक्शा परिवर्तन के मुद्दे अभी हाल ही में छाए हुए थे, ये विवाद की स्थिति है। नेपाल की बदलती राजनीति परिस्थितियों में भारत चीन प्रभाव का संतुलन अपने आप में बड़ा मजबूत हो जाता है। ये खास बात है कि नेपाल का वर्चस्व कहीं ना कहीं
जो है सॉरी चीन का वर्चस्व कहीं ना कहीं नेपाल में दिखाई देता है। ऐसे में नेपाल पर पकड़ भारत की बड़ी मजबूत होनी चाहिए अपने आप पे। जनहित में समय समय पर भारत विरोधी भावना का उभार जो अक्सर आंतरिक राजनीति को प्रभावित करता है अपने आप पे, जैसे कि अभी हालिया कुछ वर्षों में ऐसा देखा गया अपने आप पे। वहां पर भविष्य की दिशा, भविष्य की बात करते हैं तो संपर्क मार्ग को बढ़ाया जाए, पर्यटन सांस्कृतिक आदान प्रदान को और बढ़ाया जाए, पारदर्शिता और एक दूसरे की समझौता का सम्मान किया जाए और त्रिपक्षीय सहयोग भारत नेपाल बांग्लादेश चीन के अवसर के रूप में जो है उस पर हम इस पर काम कर पाए अपने आप में। तो ये आप इसको लिख सकते हैं अपने आप में। और निष्कर्षता हम कह सकते हैं कि भारत नेपाल संबंध गहरे और स्वाभाविक हैं, यद्यपि राजनीतिक व सीमाई मुद्दों के कारण कभी कभी तनाव उत्पन्न होता है, परंतु दोनों देशों की पारस्परिक निर्भरता, सांस्कृतिक निकटता और भू रणनीतिक आवश्यकताएं इन्हें दीर्घकाल तक मजबूत बनाए रखने के लिए सहायक है अपने आप पे। तो ये अच्छा सा निष्कर्ष लिख करके आप अपने उत्तर को वाइंड अप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कल का प्रश्न का उत्तर। बाकी पीसीएस का हमारा बैच चल रहा है, आप इसमें भी एनरोल हो सकते हैं। इसके लिए यहां पर हम लोग प्री प्लस मेंस के नाम से जो है हमारा पूरा का पूरा सेक्शन चलता है हमारा, जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। और इसमें टेस्ट सीरीज आपका प्री प्लस मेंस की, आपका पीवाईक्यू प्री प्लस मेंस का, ये सब चीजें आपको इसमें इकट्ठे कराई जाती हैं। ठीक है, तो आइए हम आगे इसमें बढ़ते हैं। और आपको अगर इस बैच को लेना है तो आप हमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 8660440920 पर पीसीएस 26 लेकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, यूं ही मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।